हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी फूड रिसोर्सेज में उसके बेसिक्स के बारे में कवर कर चुके हैं। हमें क्यों फूड के रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, इस चीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने लेक्चर को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और आगे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से हम फूड को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम अपने लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा-सा रिकॉल करें, उसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें कि हमने ऑल फर्स्ट लेक्चर में अपना क्या-क्या कंप्लीट किया था, तो वहाँ पे हमने 2 रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एक था हमारा उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन और एक था हमारा उसके अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन होने का रीजन क्या था? देखो, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका मेन पर्पस था क्रॉप की प्रोडक्शन को हाई करना। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बिलियन से भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही थी, तो हर एक पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमें क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे करनी पड़ी थी? हाई करनी पड़ी थी। इस वजह से कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? इंडिया के अंदर हमने मिल्क की प्रोडक्शन को क्या कर दिया था? हाई कर दिया था। इसी के साथ-साथ हमने वहाँ पे क्रॉप सीजन के बारे में बात करा था, जिसमें हमने क्रॉप सीजन 2 तरीके की पढ़ी थी। एक थी हमारी इसमें खरीफ सीजन और एक थी हमारी रबी सीजन, जिसको हम ये भी बोलते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। नेक्स्ट हमने वहाँ पे टॉपिक डिस्कस करा था कि क्रॉप की यील्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। क्रॉप की यील्ड की इम्प्रूवमेंट यानी क्रॉप को उपज को बढ़ाने के लिए हमने वहाँ पे 3 चीजें देखी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, ताकि उसमें हम सीड्स वगैरह को अच्छी वैरायटी से यूज में लाएंगे। अच्छी वैरायटी की सीड को पिकअप करेंगे ताकि जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन हो वो भी कैसी हो? अच्छी हो। सेकंड हमने वहां पे पढ़ा था क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट। जो भी हमने वैरायटी का सीड यूज करा है उसके बाद जो भी हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन होगी उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर हमारी क्रॉप पूरी रेडी हो जा रही है, हार्वेस्टिंग मतलब उसकी हम कटाई कर ले रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन भी क्या है? उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लेक्चर नंबर 1 के बारे में बोले तो लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी अपने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक है हमारे सबसे पहला क्रॉप प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करेंगे और साथ ही साथ क्रॉप की प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो उसी में से सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें क्रॉप की प्रोडक्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट। उसके बाद हम वहाँ पे मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में समझेंगे। इरिगेशन क्या होता है और कितने तरीके के इरिगेशन के सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। क्रॉप पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद हमने वहाँ पे 3 इम्प्रूवमेंट में से 1 इम्प्रूवमेंट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सबसे लास्ट जो हमारी इम्प्रूवमेंट रहेगी क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा लेक्चर का ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, जो हम अपने लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे।
सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो क्रॉप को हमने वैरायटी इम्प्रूवमेंट में ये पढ़ा था कि हम वहाँ पे सीड्स को अच्छी क्वालिटी का लेंगे, वो हेल्थी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक नई क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करा था, जिसमें एक अलग वैरायटी की सीड ली थी, एक अलग वैरायटी की सीड ली थी। जब दोनों में हमने क्रॉसिंग करवाई थी, तो वहां से हमें एक नया प्लांट के लिए जो सीड है उसका प्रोडक्शन मिला था, जो अच्छी खासी यील्ड प्रोवाइड करता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉप की प्रोडक्शन के अंदर इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रैक्टिसेस कैरिड आउट बाय फार्मर्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखो क्या बोला गया है कि क्रॉप की प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए हायर अमाउंट में, या फिर ये जो भी हम क्रॉप प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, ये किस पर्पज से कर पा रहे हैं, इसको करने के लिए फार्मर्स ने कई प्रैक्टिसेस करी हैं, कई तरीके की चीजों का यूज करा है उसको समझने के लिए। और लास्ट में उन्होंने क्या करा, अचीव कर लिया हायर स्टैंडर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब काफी मेहनतों के बाद, काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद जो फार्मर है उन्होंने काफी प्रैक्टिस के बाद ये अचीव कर लिया कि हम क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे हाई कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कैसे किस किस तरीके की प्रैक्टिसेस की हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस करी उन्होंने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, न्यूट्रिएंट को मैनेज करा, जो हमारे प्लांट्स के लिए, जो हमारी सीड्स के लिए, या फिर जो हमारी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, हमने उसकी सप्लाई को हाई करा। और जो हमारे प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, हमने उनको नेग्लिजिबल करा। मतलब जिस अमाउंट में हमें क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट्स की नीड है, हमने सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैनेजमेंट किया। सेकंड हमने किया इरिगेशन। इरिगेशन होता है सिंचाई। हमने सिंचाई पर ध्यान दी ताकि हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन कैसी हो सके, अच्छी हो सके। हर एक एरिया में जो इरिगेशन का सिस्टम है वो अलग-अलग पाया जाता है, तो हमने एरिया के अकॉर्डिंग इरिगेशन की सिस्टम को अवेलेबल कराया ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे हो सके, अच्छी हो सके। नेक्स्ट हमने करा क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब होता है हम फसलों को पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उगाएँगे। कभी हो सकता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में किसी अलग फसल की खेती करें, फिर दूसरे कुछ मंथ्स के बाद हम वहाँ पे कुछ अलग फसल की खेती करें। तो यहाँ पे हमने ये कुछ प्रैक्टिसेस करी हैं जिसकी मदद से हमने हायर लेवल में अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को पाया है। सबसे पहला है इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हें कुछ अमाउंट में किसकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। Nutrient management like other organism plants also require some elements for their growth। देखो क्या बोला गया है, जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके के जो हमारे प्लांट्स है, प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, एलिमेंट्स की जरूरत है कुछ। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है प्लांट को, तो जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स की, उसी तरीके के प्लांट को भी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अब वो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते कहाँ से हैं? क्या-क्या सोर्सेज़ हैं कि जिससे हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? तो सोर्स के बारे में अगर हम देखें तो एयर हमारा एक सोर्स हो गया, जिससे हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से वाटर हो गया, वाटर से हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने 2 सोर्सेस के बारे में बात कर लिया, एक है एयर, एयर से मिलता है हमें कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर से मिलता है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साथ ही साथ अगर हम सॉइल यानी मिट्टी के बारे में बात करें, तो सॉइल के अंदर हमारे 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको
प्लांट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और अगर प्लांट को कम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जिस न्यूट्रिएंट की कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे हमने कितने न्यूट्रिएंट्स देखे? 2 तरीके के न्यूट्रिएंट है, एक है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अगर हम इनके सिंबल्स के बारे में डिस्कस करें ताकि हमें वो इजीली याद हो जाए, तो सिंबल में हम देखेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो हो गया N, फास्फोरस हो गया हमारा P, पोटेशियम हो गया हमारा K, कैल्शियम को लिखेंगे हम Ca और मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg और सल्फर को लिखेंगे S। तो ये हो गए हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे प्लांट को हायर अमाउंट में या फिर मोर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या हैं? आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट है उसको इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की या फिर इन न्यूट्रिएंट्स की कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, तो इस न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनके सिंबल के बारे में देखें, आयरन को लिखेंगे हम Fe, मैंगनीज को लिखेंगे Mn, मोलिब्डेनम को लिखेंगे Mo, कॉपर हो गया हमारा Cu, जिंक हो गया Zn, बोरोन हो गया हमारा B और क्लोरीन हो गया हमारा Cl। तो ये हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके के प्लांट्स को भी कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कर सके। और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स के हमारे पास 3 सोर्स हैं, एयर, वाटर और सॉइल। एयर से हमें मिलता है ऑक्सीजन और कार्बन, वाटर से मिलता है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहीं सॉइल से हमें 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एक है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को हाई अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को देखा कि किस तरीके से हम क्रॉप की प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए न्यूट्रिएंट को मैनेज करेंगे प्लांट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टॉपिक मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर, मैन्यूर को हिंदी में बोलते हैं हम खाद और फर्टिलाइजर को बोलते हैं हम उर्वरक। मैन्यूर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का यूज हम करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सप्लाई हो सके, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई पेस्ट ना लगे उसमें, कोई अनसफिशिएंट कोई अलग से हमारा क्रॉप ना उगे, जिसकी मदद से हमारी रियल वाली जो क्रॉप है, जो मतलब जिससे हमें फ्रूट का प्रोडक्शन होना है, वो खराब ना हो। मैन्योर क्या होता है? तो इंक्रीज द यील्ड। यील्ड का हमेशा याद रखना है, यील्ड का मतलब होता है उपज, मतलब किसी भी क्रॉप की फसल को ज्यादा अमाउंट में उगाने के लिए। तो इंक्रीज द यील्ड, यील्ड को बढ़ाने के लिए सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। सॉइल को हम इनरिच कर देंगे, मतलब सॉइल में हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेंगे, किस फॉर्म में? मैन्यूर और फर्टिलाइजर की फॉर्म में। मैन्यूर को हिंदी में बोलते हैं हम खाद,
और फर्टिलाइज़र को हम बोलते हैं उर्वरक। अब मैन्योर होता क्या है देखो, मैन्योर इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर एक हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता, ये हमारे ऑर्गेनिकली बनता है। इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये का इसका काम क्या है, ये सॉइल के अंदर बहुत कम अमाउंट में या बहुत स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़ाना किसी चीज को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एनिमल का एक्सक्रीटा होगा, वेस्ट होगा, प्लांट का वेस्ट होगा, हम उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको सड़ाएंगे, और उसको सड़ाने की वजह से जो भी डिकम्पोज करने के बाद, डेड और डिकेइंग होने के बाद जो भी हमारा प्रिपेयर होगा, उसको हम बोलेंगे मैन्यूर। और ये मैन्यूर ऑर्गेनिक मैटर है, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, एनिमल के एक्सक्रीटा से और प्लांट के वेस्ट से। हमने यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई केमिकल का यूज नहीं किया है। और मैन्यूर क्या करेगा, सॉइल के अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराएगा। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्यूर्स, मैन्यूर्स की हमारी कई तरीके की फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहला कौन सा फॉर्म दे रखा है इसमें, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा में जैसे काउ डंक यानी काऊ का गोबर जो होता है, उसका हम क्या कर उसको लेंगे, किचन के वेस्ट को लेंगे, प्लांट से जो भी हमारे बची कुची लीव्स झड़ जाती हैं, ब्रांचेस हो गई उसकी, रूट्स हो गई, जो भी हमारा प्लांट का रिमेनिंग पार्ट होगा, जो वेस्ट होगा, वो सब हो गया। वेस्ट फूड हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया हमारा, इन सबको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे एक पिट के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। कंपोस्ट हम लोग अपने गांव वगैरह में भी देखेंगे, उसमें हमें देखते हैं कि जो भी हमारा घर का वेस्ट होता है, जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है घर का, हम उसे एक पर्टिकुलर फील्ड में इकट्ठा करते जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप डिकम्पोज होता है, सड़ने लगता है, सड़ते सड़ते कुछ क्या बना लेता है, कंपोस्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें वर्मी कंपोस्ट। अभी हमने कंपोस्ट के बारे में बात किया। अब है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ डेड डिकम्पोजिशन कर रहे थे वेस्ट प्रोडक्ट का। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कंपोस्ट बनता है, उसको दोबारा से प्रिपेयर कराते हैं। लेकिन किसका यूज करते हैं, करके अर्थवॉर्म का। मतलब वहां पे जो हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया है, उसमें अगर हम अर्थवॉर्म से और डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। एक चीज हमें यहाँ पे ये याद रखनी है, अर्थवॉर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसमें हेल्प कराते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प कराते हैं। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंपोस्ट में हम घर के जो भी हमारा वेस्ट हो गया, एनिमल का एक्सक्रीटा हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, हम उन सब चीजों को एक पर्टिकुलर गड्ढे के अंदर यानी पिट के अंदर स्टोर करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, जिसकी मदद से हमारा कंपोस्ट बनता है। और वर्मी कंपोस्ट में हम उसी तैयार किए हुए कंपोस्ट को दोबारा से डिकम्पोज करवाते हैं। किसकी मदद से, अर्थवॉर्म की मदद से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्यूर में ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्या होता है, सम प्लांट्स लाइक some plants like sun hemp, guar
ईटीसी आर ग्रोन एंड आफ्टर सम टाइम मल्च्ड बाय प्लगिंग इन द विल्ड फील्ड। मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं जैसे सनहेम्प हो गया, ग्वार हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं अपने फील्ड के अंदर। उसको हम जब वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद हम उसमें से हटा लेते हैं। दीज ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्यूर्स। यही जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो किसमें टर्न हो जाते हैं, ग्रीन मैन्यूर में चेंज जाते हैं, मतलब हरित खाद में चेंज हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो यहाँ पे हमने कितनी मैन्योर्स के बारे में डिस्कस करा है, 3 तरीके की। एक हो गई हमारी कंपोस्ट, दूसरी हो गई वर्मी कंपोस्ट और तीसरी हो गई ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में हमने देखा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं गुआर के और सन हेम्प के, ये ग्रो कर जाते हैं हमारे फील्ड के अंदर और यही ग्रो किए हुए प्लांट कुछ टाइम के बाद हमारे ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारा रिच होता है किससे, नाइट्रोजन से और फास्फोरस से। मतलब ग्रीन मैन्योर के अंदर हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे होते हैं हमारे मैन्योर्स के फॉर्म्स कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, देखो मैन्योर को तो हम अपनी फील्ड में उगा बना रहे थे, उसमें हम किसी भी तरीके के केमिकल का यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं कहाँ पर, फैक्ट्रीज में। किसकी मदद से, केमिकल की मदद से। मैन्योर में हम किसी तरीके का कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन फर्टिलाइजर्स में हम केमिकल का यूज करेंगे और इसको कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्रीज में बनाएंगे। फर्टिलाइजर्स के अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। उसी तरीके से जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के थ्रू, सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर इट इज कॉस्टली। देखो जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। अगर वो पानी में इजिली सॉल्युबल है तो जब हम उसे प्लांट की सॉइल में डालेंगे, रूट वाले रीजन में डालेंगे, तो जो प्लांट है वो फर्टिलाइजर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है और किसकी मदद से, केमिकल की मदद से हमारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। अब बारी आती है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस की, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमसे 5 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे 5 मार्क्स के हिसाब से, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकें। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में अगर हम देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने देखा था कि जो मैन्योर है वो कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट और एनिमल की वेस्ट से मिलके बना है, वहां पे हमने किसी भी तरीके के केमिकल का यूज नहीं किया था। लेकिन फर्टिलाइजर हमारा कैसे का सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर में हमने देखा था कि वो जो नेचुरल सब्सटेंस थे वो कौन-कौन से थे, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, मतलब प्लांट के वेस्ट के साथ-साथ एनिमल के वेस्ट था, जिसकी मदद से हमारे मैन्योर का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन फर्टिलाइजर में हम नेचुरल सब्सटेंस का ना यूज करके केमिकल सब्सटेंस की मदद से फर्टिलाइजर को बनाते हैं। मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर में लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। मैन्योर जो होता है वो सस्ता होता है और उसको हम बनाते हैं अपने घरों में या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, काफी महंगे होते हैं और उनको हम कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं। मैन्यूर्स जो होते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर जो होते हैं उनको प्लांट तेजी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो मैन्यूर्स हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। मैन्यूर को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फर्टिलाइज़र को स्टोर करना और ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है।
तो ये हुई हमारी मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में बात। अगर हम इसको छोटे-छोटे की पॉइंट्स में देखें कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों में क्या डिफ़रेंस है, तो इसमें हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना, बस एक चीज़ याद रखनी है बेसिक से कि मैन्योर हमारी खाद हो गई, फर्टिलाइज़र हमारा उर्वरक हो गया। मैन्योर का नाम दे रखा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें किसी भी तरीके का केमिकल का यूज़ नहीं होगा, यानी वो हमारा किससे मिलके बना है, नेचुरल चीज़ों से। और वो नेचुरल चीज़ क्या है, प्लांट और एनिमल का वेस्ट। लेकिन वहीं अगर हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें, फर्टिलाइज़र हमारा एक तरीके का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक है मतलब उसमें किसका यूज़ हुआ है, केमिकल का यूज़ हुआ है। तो वहीं अगर हम देखें मैन्योर में हम नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सस्ता पड़ेगा, हमें किसी तरीके की कोई पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है केमिकल्स में। और हम उस मैन्योर को कहाँ बनाते हैं, पर्टिकुलर फील्ड में या फिर अपने घरों में। लेकिन फर्टिलाइज़र में हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है, कॉस्टली होता है और इसे हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं। मैन्योर जो होता है, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं एज़ कंपैरिज़न टू फर्टिलाइज़र। मैन्योर जो होता है वो प्लांट उसको बहुत धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब करता है, क्यों? क्योंकि वो पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन जो फर्टिलाइज़र हैं, वो प्लांट आसानी से एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। मैन्योर्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वहीं अगर हम फर्टिलाइज़र के बारे में देखें, तो फर्टिलाइज़र को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। नेक्स्ट आया हमारे पास इरिगेशन। देखो, अभी तक हमने किसके बारे में देखा? हमने जब यहाँ पे पढ़ा था कि हम क्रॉप की प्रोडक्शन में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमने वहाँ पे 3 प्रैक्टिसेस के बारे में देखा था। सबसे पहला था हमारा इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट के अंदर देंगे, जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। सेकंड क्या है हमारा इरिगेशन। तो अब हम इरिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इरिगेशन होता क्या है? तो इरिगेशन को हम बोलते हैं हिंदी में सिंचाई। तो मतलब सिंचाई का क्या होता है कि हम प्लांट को क्या सप्लाई करते हैं? पानी की सप्लाई करते हैं और इसी पानी की सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। तो क्या बोला गया है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब पानी की सप्लाई को देना किसको है? फसलों को पानी देना, ये हमारा क्या कहलाता है? इरिगेशन यानी सिंचाई कहलाता है। अब जो हमारे इरिगेशन के मेथड है वो कई तरीके के हैं। हम कई तरह से पौधों के अंदर सिंचाई कर सकते हैं, फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा मेथड है टू टाइप्स ऑफ वेल। देखो, गाँव में हमने कुएँ भी देखे होंगे, तो यहाँ पे हमारे 2 तरीके के वेल्स हैं। एक होता है हमारा डग वेल, यानी जो हमारा अ, कुआँ होता है जिसमें काफ़ी अंदर तक हमारा गड्ढा होता है। दूसरा है हमारा ट्यूबवेल।
तो डग वेल्स क्या होता है? डग वेल्स के अंदर वाटर इज कलेक्टेड बाय बुलॉक ऑपरेटेड डिवाइसेस और बाय पंप्स। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके के ये जो हमारा दे रखा है ये है हमारा डग वेल। इसके अंदर हम पानी को कलेक्ट करते हैं बुलॉक से या फिर अपने पंप के मदद से। फिर उसी पंप के मदद से स्टोर किए हुए पानी को हम अपने क्रॉप में डालते हैं ताकि हम क्या कर सके, क्रॉप की इरिगेशन कर सके। सेकंड है हमारा इसमें ट्यूबवेल्स, इट मेक्स वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर। जो हम ट्यूबवेल की बनाते, हमने देखा होगा आज के टाइम पे जो हमारे गांव वाला रीजन है, डग वेल की जगह हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे, ट्यूबवेल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हम क्या कर देखते हैं कि ट्यूबवेल में हम करते ये हैं कि जो भी हमारी पानी की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर से निकालते हैं। उसमें मोटर पंप का यूज करके हम उस वाटर को लिफ्ट अप करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम ऊपर ऊंचाई में लेकर आते हैं, उसकी मदद से हम अपने क्रॉप में क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कैनाल्स। कैनाल्स क्या होता है? कैनाल्स में हम देखेंगे दीज गेट वाटर फ्रॉम लार्ज रिवर्स। हम बड़ी बड़ी नदियों से क्या करते हैं, पानी को लेते हैं और ऐसे पतले पतले से कैनाल्स बना के, नलियां बना करके अपने क्रॉप वाले रीजन में छोड़ देते हैं ताकि हमारी पूरी फील्ड के अंदर क्या चला जाए, पानी चला जाए और इरिगेशन हो सके। वही नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रिवर लिफ्ट सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम रिवर्स थ्रू पंप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या दे रखा है, दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर। जो हमारे रिवर के पास वाले एरियाज होते हैं, जो हमारी नदियों के पास के फील्ड होते हैं, उसमें हम कौन सा सिस्टम का यूज करते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम का। इसमें हम डायरेक्ट नदी से पानी निकालते हैं और कहाँ पे पंप करा देते हैं, अपने फील्ड वाले रीजन में पंप करा देते हैं। चौथा है हमारा इसमें टैंक्स, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर। देखो, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक ब्लू कलर का टैंक दिख रहा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लू कलर के टैंक जो भी हैगा, इस टैंक के अंदर हम अपने पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम अपने खेतों में क्या कर सके, इरिगेशन कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हमारे स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर यानी जो टैंक है, ये हमारे उस एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, यानी बारिश आने के चांसेस कम होते हैं। तो उस कंडीशन में हम इस टैंक को स्टोर करके रखते हैं ताकि ऑन फ्यूचर अगर हमारे पास पानी की किसी भी तरीके की कोई कमी होती है सिंचाई में तो हम उसका यूज कर सके। फिफ्थ है हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी हम वही करते हैं, जो हमारा रेन वाटर होता है यानी बरसात का पानी होता है, उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, बचा करके रखते हैं एक टैंक में ताकि हम उसको बाद में यूज कर सके। अब इससे क्या होता है, इससे हमारा सॉइल इरोजन में हेल्प मिलती है, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन होता है क्या है कि जब पानी जो है अपनी सॉइल की ऊपर की लेयर को बह करके जब हट जाती है, तो मतलब जिससे पानी के फ्लो की वजह से अगर हमारी सॉइल की ऊपर की लेयर हट रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा टोटल हमारे पास कितने इरिगेशन के सिस्टम है, 5 इरिगेशन के सिस्टम है। सबसे पहला है टाइप ऑफ वेल्स, जिसमें हमने दो तरह की कुओं के बारे में बात करी। एक है हमारा डग वेल, जिसमें हमने गड्ढा वाला जो हमारा कुआं होता है पुराने टाइम पे गांव में देखने को मिलता है, वो हो गया हमारा डग वेल। और जो आज के टाइम पे है जिसमें हम मोटर पंप का यूज करते हैं, वो है हमारा ट्यूबवेल्स। इसी तरीके से हमने थर्ड सेकंड देखा कैनाल्स के बारे में, जिसमें हमने छोटा रिवर से पानी को लिया, बड़ी बड़ी रिवर से पानी को अपने फील्ड में छोड़ा एक पतली पतली नली के थ्रू, एक कैनाल्स के थ्रू। थर्ड में हमने देखा रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये वहां पे यूज होता है कि जो भी हमारा फील्ड अगर पानी नदी के पास में है तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट रिवर से पानी अपने फील्ड में छोड़ देते हैं ताकि इरिगेशन हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास टैंक, जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हमने रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं ताकि ऑन फ्यूचर अगर हमें पानी की नीड होगी इरिगेशन के लिए तो हम उसका यूज कर सके।
अब बारी आती है क्रॉप पैटर्न्स की। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से देखें, तो हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन में हमने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को भी समझ चुके हैं, इरिगेशन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट बचता है हमारे पास क्या? क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो अब हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स होते क्या हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या बोला गया है? डिफरेंट पैटर्न्स आर यूज्ड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप फील्ड, मतलब क्रॉप की फील्ड के प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए हम अलग अलग पैटर्न्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे वो पैटर्न्स कौन से हैं? सबसे पहला पैटर्न है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा है हमारा इंटर क्रॉपिंग, और तीसरा है हमारा इसमें क्रॉप रोटेशन। तो उन पैटर्न्स के नाम क्या है? पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा है इंटरक्रॉपिंग, और तीसरा है हमारा इसी में क्रॉप रोटेशन। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं एक एक पैटर्न्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इन तीनों पैटर्न से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम क्रॉप पैटर्न्स का यूज करते हैं प्रोडक्शन को हाई करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? हम दो या दो से ज्यादा तरीके की क्रॉप्स को एक ही साथ एक ही फील्ड के टुकड़े पे लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एक पिक्चर है, उसमें हमने फ्लावर्स को भी लगा रखा है, साथ ही साथ हमने वहां पे एक अनदर फ्लावर का यूज करा है, फिर हमने दूसरे फ्लावर का यूज करा है। तो मतलब एक ही लैंड पे हमने जब दो या दो से ज्यादा क्रॉप को उगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाम से वैसे अगर हम देखें, मिक्स्ड का मतलब चीजों को मिक्स करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही ब्लेंड के पीस पे उगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो गया वीट एंड ग्राम, यानी गेहूं और चना, वीट एंड मस्टर्ड, गेहूं और सरसों, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? मिक्स्ड क्रॉपिंग के। सेकंड है हमारा इसमें इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनाइट पैटर्न। देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम कोई पैटर्न का यूज नहीं कर रहे थे, वहां पे हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप का यूज कर रहे थे। बट वहीं अगर हम इंटरक्रॉपिंग को देखें, इसमें भी हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स का यूज करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में। यहाँ पे हम पिक्चर में देखेंगे तो हमारी एक क्रॉप ये अलग है, सेकंड क्रॉप ये हमारी अलग है, देन अनदर क्रॉप है, उसके बाद फिर ये हमारी अनदर क्रॉप है। इसमें हम फ्यू रोज ऑफ वन फॉलोड बाय फ्यू रोज ऑफ द अदर, मतलब इसमें हम रोज की फॉर्म में अपने फसलों को उगाएंगे। एक रो में हमारी अलग फसल होगी, तो दूसरी रो में हमारी अलग फसल देखने को मिलेगी। जैसे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल दे रखा है सोयाबीन और मेज, फिंगर नलेट यानी बाजरा, और काउपी यानी लोबिया। इसमें हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम पिक्चर से बनाए, मानो जो हमारे बाजरे की खेती है वो कुछ इस तरीके से इस रो में हो रही है। वहीं अगर हम देखें तो ये हमारे ब्लू कलर में हो गया लोबिया यानी काउपी। उसके बाद हम दोबारा से एक पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, वो किसका हो जाएगा? वो फिर से हो जाएगा हमारा बाजरे का पैटर्न। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा बाजरे का क्रॉप हो गया, और ये ब्लू हो गया हमारा लोबिये का क्रॉप। तो यहाँ पे हमने क्या करा है? दो से ज्यादा क्रॉप, दो क्रॉप्स का यूज करा है, लेकिन एक पर्टिकुलर रो में, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग
बोलते हैं। उसके बाद है हमारा इसमें क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड। इसमें हम एक ही फील्ड में एक क्रॉप को हो जाने के बाद यानी एक फसल उगने के बाद हम दूसरी फसल को उगाएंगे, देन तीसरी फसल, ताकि इससे क्या हो, इससे हमारे जो सॉइल है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बना रहे, किसी भी तरीके की न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि क्रॉप रोटेशन में पहले हमने क्या करा, पहले हमने यहाँ पे कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी को उगाया, उसके बाद हमने फिर दूसरे लोबिया को उगाया, देन उसके बाद हमने वहाँ पे टमाटर की खेती करी और लास्ट में हमने किसकी खेती कर ली? प्याज की। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक ही फील्ड के अंदर 4 वैरायटी की क्रॉप्स को उगाया है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक फसल पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद। देखो, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, इन सम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फील्ड। अगर हम एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप को बार-बार ग्रो कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि प्ला जो सॉइल है, सॉइल के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वी शुड चूज डिफरेंट क्रॉप्स सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर यूज्ड। मतलब मानो अगर हम एक ही फील्ड में बार-बार सेम तरह की खेती को करेंगे, तो एक टाइम के बाद जो भी हमारे सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम हो जाएँगे, जिससे हमारी प्रोडक्शन में भी हमें लेस या फिर अमाउंट कम देखने को मिलेगा। इस वजह से हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, ताकि हम उस सॉइल के अंदर एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाएँ, जिससे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है सॉइल के अंदर वो मेंटेन रहे, उसका लेवल मेंटेन रहे और हमें क्रॉप प्रोडक्शन भी किस अमाउंट में मिले? मैक्सिमाइज़ अमाउंट में मिले। क्रॉप रोटेशन की एडवांटेजेस क्या हैं? क्या-क्या फ़ायदे हैं क्रॉप रोटेशन को करने के? तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरकता जिसे बोलते हैं हिंदी में, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, यानी न्यूट्रिएंट्स में हमारी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। सेकंड, इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वीड्स। पेस्ट मतलब कीटनाशक और वीड मतलब खरपतवार। जो भी हमारे फालतू के जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे जो फसल के साथ पौधे उग जाते हैं, उनसे भी बचाने का काम क्या करता है, क्रॉप रोटेशन की मदद से हम उसको कम कर सकते हैं। सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विथ ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन। एक सॉइल के प्रिपरेशन के बाद हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। अभी तक हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? अभी तक हम क्रॉप की प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कर लिया, इरिगेशन भी कर चुके हैं और क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी समझ चुके। हमने वहाँ पे 3 इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की थी, वैरायटी की इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट और प्रोटेक्शन की इम्प्रूवमेंट। वैरायटी की इम्प्रूवमेंट भी हम समझ चुके हैं, प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट भी समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्रॉप की प्रोडक्शन हो जाएगी, अब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर के एनवायरनमेंट से, ताकि उसमें किसी भी तरीके के कोई पेस्ट वगैरह ग्रो ना कर सके। तो क्या बोला गया है, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीजेस कॉल्ड ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है, अपनी फसल को बाहर जितनी भी तरीके की डिजीजेस हैं उनसे बचाना, या किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म्स जिससे हमारी क्रॉप को नुकसान होगा उससे बचाना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन कहते हैं। क्या क्या मेथड है, किसकी मदद से हम क्रॉप की प्रोटेक्शन को कर सकते हैं? सबसे पहला है
पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे मतलब जो हमारा प्लांट ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे हम पेस्ट को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारी क्रॉप की प्रोटेक्शन हो सके। और साथ ही साथ क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो भी हमारा अनाज मिलेगा, जो भी हमें फसल से मिलेगा उसको हम अच्छे से स्टोर करेंगे ताकि उसमें किसी भी तरीके का कोई डिजीज ना हो और बाहर का कोई भी फैक्टर उसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो ना कर सके। तो पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, पेस्ट कंट्रोल में क्या करेंगे, पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। देखो पेस्ट क्या है, पेस्ट एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म मतलब जो किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। पेस्ट क्या करते हैं, जो भी हमारे क्रॉप ग्रो हो रही होती है उसके प्रोडक्ट में भी नुकसान पहुंचा देते हैं, प्लांट की ग्रोथ में भी कमी ला देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और उसकी प्रोडक्शन भी कैसे होती है, कम होने लगती है। हमारे पास कई तरीके के पेस्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड, मतलब जो हमारे कल्टीवेटेड फील्ड फील्ड होते हैं जहाँ पे हमारी खेती की हुई होती है, वहां पे जो भी हमारे अनवांटेड प्लांट्स, अजीब से प्लांट उगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास वीड्स का एक एग्जाम्पल क्या हो गया, ज़ेंथियम। सेकंड है हमारे पास इसी पेस्ट में इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ये हार्म करते हैं प्लांट्स को अलग-अलग तरीकों से। ये रूट्स को भी कट कर जाते हैं, ये रूट को खाना शुरू कर देंगे, प्लांट की स्टेम को खाना शुरू कर देंगे, लीफ को भी खाना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास छोटे-छोटे इंसेक्ट्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो लीफ को खत्म करना शुरू कर रहे हैं, उसमें कट्स करना शुरू कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे इंसेक्ट वाले पेस्ट। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर के जो भी सेल का कंटेंट है उसको भी खत्म करने का काम किसका है, इंसेक्ट का, जिसकी मदद से भी हमारी जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास एक और पॉइंट दे रखा है किसके बारे में, पैथोजन के बारे में। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी मदद से हमें प्लांट में कई तरीके की डिजीजेस देखने को मिलती है। जैसे हो गया हमारा वीट रस्ट हो गया, एप्पल में हम देखेंगे ब्लैक कलर के हमारे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे किसकी मदद से होते हैं, ये होते हैं हमारे पैथोजन की वजह से। जैसे कि हमारे पास उन पैथोजन के एग्जांपल में हो गया बैक्टीरिया, हो गया फंगी, हो गया वायरसेस, हो गया। ये क्या करते हैं, ये डिजीज करते हैं प्लांट्स के अंदर में और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब ये पैथोजन आते कैसे हैं प्लांट्स के पास, क्योंकि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो मान लो क्रॉल करके या फिर फ्लाई करके या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू आएँगे। लेकिन ये जो पैथोजेन है यानी बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरसेस हो गए, ये किस तरीके से प्लांट के पास आते हैं जिसकी वजह से ये क्रॉप के प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी जो क्रॉप हैगी उसको खराब करने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे पैथोजन है वो ट्रांसमिट करते हैं, किसके मदद से आते हैं, एयर हवा की मदद से, पानी की मदद से और सॉइल की मदद से। मतलब एयर, वाटर और सॉइल की हेल्प की वजह से जो हमारे पैथोजेंस हैं वो प्लांट पर आते हैं और प्लांट में डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेज हैं उसको कॉज करके जाते हैं। अब आई हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन में सेकंड पॉइंट क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हम क्या करेंगे, अब ग्रेन्स यानी जो भी हमारा अनाज है अब हम उसको स्टोर करेंगे बाहर के इन्वायरमेंट से या फिर किसी भी तरीके की कोई उसमें डिजीज ना हो सके।
तो क्या बोला गया है फॉर गेटिंग सीजनल फूड्स थ्रू आउट द ईयर, हमारे पूरे साल में जो भी हमारा सीजनल फूड होता है, जैसे गेहूं की खेती के बाद हमें गेहूं मिलेगा, चावल की खेती के बाद हमें चावल मिलेगा। अब उस फसल को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अच्छे से, उसको सेफ स्टोरेज देंगे। बट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन को स्टोर करने के दौरान हमें ये चीज भी याद रखना है, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड वेस्टेड बाय वेरियस मीन, मतलब जब हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करेंगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे खत्म भी हो सकते हैं अलग-अलग तरीके से। हो सकता है उसमें किसी तरीके की कोई डिजीज़ लग सकती है, हो सकता है मॉइस्चर नमी की वजह से वो सड़ना स्टार्ट हो। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अच्छी तरीके से, ताकि उसमें किसी भी तरीके की कोई हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को ना मिले। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रेन है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, बायोटिक प्रॉब्लम हो सकती है। बायोटिक प्रॉब्लम मतलब जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हो सकता है कोई इंसेक्ट हमारी फसल को खाना शुरू कर दे, बर्ड्स कोई नुकसान पहुंचा दे, माइट्स हो गए, बैक्टीरिया और फंगी, जो भी हमारे इनकी मदद से इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ग्रेन्स के स्टोरेज में, उसे हम बोलेंगे बायोटिक प्रॉब्लम। इसी तरीके से सेकंड है हमारा एबायोटिक प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे नॉन लिविंग फैक्टर की मदद से हमारी जो ग्रेन की स्टोरेज है उसमें हार्मफुल इफेक्ट मिलेंगे देखने को, जैसे मॉइस्चर होने की वजह से, नमी की वजह से जो हमारा फसल है, ग्रेन्स हैं वो खराब हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने और घटने की वजह से भी हम देखते हैं कि हमारी कई फसलें खराब हो जाती हैं। These factors affect quality डिग्रेशन डिग्रेडेशन, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं इसकी मदद से हो सकता है उस ग्रेन की क्वालिटी कम हो जाए, उसका वेट कम हो जाए, उसके कलर में कोई चेंज देखने को मिले। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं वो पुअर जर्मिनेबिलिटी भी शो कर सकता है, मतलब आगे जर्मिनेट करने की टेंडेंसी भी कैसी हो सकती है, कम हो सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम ग्रेन को क्या करते हैं, अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई क्रॉप की प्रोटेक्शन में दिक्कत देखने को ना मिले। लास्ट है हमारे पास आज के लेक्चर का, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, देखो, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज देयर ओन डिसएडवांटेज। फर्टिलाइजर का अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, या पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक, ये इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जिनको अगर हम अपनी फसलों में डालते हैं, तो उससे हमारे किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह जो है वो प्लांट पे आकर के डिजीज कॉज नहीं करते हैं। तो वो बोला गया है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो इससे हमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती हैं प्लांट्स में। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ ज्यादा दिनों तक, मतलब ज्यादा बार इसको यूज करने से, मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ऑब्टेन्ड में कंटेन हार्मफुल केमिकल इन स्मॉल अमाउंट। अगर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करके किसी भी तरीके की फार्मिंग करते हैं, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि जो भी हमें अनाज मिल रहा है या फ्रूट वेजिटेबल्स मिल रहा है, उसमें भी हमें स्मॉल अमाउंट में केमिकल्स देखने को मिलेंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए हम कौन सी फार्मिंग का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर बाई चांस हमें यूज करना भी पड़ता है, तो हम वहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। तो बोला गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम, जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक तरीके का फार्मिंग सिस्टम है, जिसमें या तो हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे, अगर बाई चांस करते भी हैं तो वहाँ पे हम बहुत कम अमाउंट में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ताकि हम अपने क्रॉप को ग्रो करा सकें।
अब हमारे पास कुछ तरीके दे रखे हैं जिससे हम अपने फूड ग्रेन्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्टोर करने से पहले। सबसे पहला क्या है इसमें, ड्राइंग। जो भी हमारे पास फूड ग्रेन है, मतलब जो भी हमारे पास अनाज आया है, हम उसको प्रॉपर्ली अच्छे से पहले धूप में सुखाएंगे यानी ड्राई करेंगे सन के प्रेजेंस में। उसके बाद हम सेकंड में करेंगे मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन का मेंटेन करेंगे। ग्रेन्स को, अनाज को कहाँ रखेंगे, मस्ट नॉट कंटेन इंसेक्ट, उसमें किसी भी तरीके का कोई इंसेक्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो भी हमारे गोडाउन्स हैं उनको हम अच्छे से क्लीन करके रखेंगे। जो भी हमारी छत होगी, गोडाउन्स की क्रैक्स होंगे उसके अंदर, रूफ के अंदर या वॉल के अंदर या फ्लोर के अंदर, उसको अच्छे से हम सील करा देंगे ताकि किसी भी तरीके के होल से या क्रैक से हमारे कोई इंसेक्ट इसके अंदर ना आ सके, ग्रेन्स के अंदर ना आ सके। थर्ड है हमारा इसमें फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में हम क्या करते हैं, गोडाउन्स हो गए या फिर जो भी हमारे स्टोर्स हो गए, उनको हम स्प्रे करते हैं फ्यूमिगेंट से। फ्यूमिगेंट्स मतलब इंसेक्टिसाइड्स या फंगिसाइड से ट्रीट कराते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप वो ग्रेन्स है उसमें किसी भी तरीके की कोई इंसेक्ट या फंगस आके ग्रो ना कर सके। तो फ्यूमिगेशन में वही बोला गया है, गोडाउन्स और स्टोर में हम स्प्रे करते हैं फ्यूमिगेंट्स का। स्पेशली द सीड शुड बी ट्रीटेड, जो हमारी फसलें बीजें होती हैं उनको हम ट्रीट कराते हैं किससे, इंसेक्टिसाइड से और फंगिसाइड से, ताकि ना उसमें इंसेक्ट्स की ग्रोथ हो सके और ना ही फंगस की ग्रोथ हो सके। लास्ट है हमारे पास इसमें स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्लीन, साफ और सूखी हुई ग्रेन्स यानी अनाज होगा, उसको स्टोर करेंगे बड़े गनी बैग्स में या फिर प्रॉपर अच्छे से बैग्स के अंदर, ताकि वो बाहर से किसी भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ सके। एयर टाइट, मॉइस्चर रेजिस्टेंट एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पे जो हमारी अलग-अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इस तरीके के हमारे स्टोरेज डिवाइसेस बना रही हैं जो एयर टाइट है, मतलब जिसमें एयर आर-पार नहीं होती या फिर एयर जो है वो बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर नहीं जाती कंटेनर के, स्टोरेज डिवाइस के। और साथ ही साथ वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है, मतलब उसकी वजह से ग्रेन्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर नहीं पाया जाएगा। और लास्ट वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है, मतलब उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितनी ग्रेन को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी उतना हम वहां पे उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर फिनिश, लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हमने अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को, प्रोटेक्शन को और क्रॉप की वैरायटी को अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है, किस तरीके से हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में देखा है। तो अगर हम आज के चैप्टर के समराइज के बारे में बात करें कि आज के चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने पहले क्रॉप की प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट की है, जिसमें क्रॉप की प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में हमने सबसे पहले उसके न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट को समझा है, जिसमें हमने 2 चीज़ पढ़ी, एक मैन्यूर के बारे में और एक फर्टिलाइजर्स के बारे में। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ-साथ वहाँ पे क्या करा है, इरिगेशन के बारे में समझा है, यानी सिंचाई की मदद से भी हम अपने क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट हमने वहाँ पे क्या पढ़ा है, क्रॉप रोटेशन या फिर ये बोले क्रॉप पैटर्न्स। जब हमने अपनी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, किस तरीके से हम अपने क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कराते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट कराने के बाद जो भी हमारी क्रॉप मिलेगी, हमें ग्रेन्स मिलेंगे, हम उसकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन, यानी अब हम उसके बाद प्रोटेक्शन की में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जिसमें हमने प्रोटेक्शन की इम्प्रूवमेंट में किसका यूज़ करा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करा और साथ ही साथ क्या करा, ग्रेन को स्टोर करा।
लास्ट हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करा है, जिसमें हमने ये देखा है कि वहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का कम अमाउंट में यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारी जो फसल है, उससे जो भी सीड्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिले, उसमें किसी भी तरीके का हमें केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को ना मिले। तो यहाँ पे होता है आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 फिनिश। लेक्चर नंबर 3 में हम आगे के अपने टॉपिक्स एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग और पोल्ट्री फार्मिंग जैसे छोटे-छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे।